मेरा नाम दिव्या है। मैं आपको अपनी ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था जिस पर मुझे भी यकीन नहीं आता था, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ मेरे लिए उसका यकीन करना ज़रूरी बन गया था। मगर मैं सच्चाई का पता लगाना चाहती थी। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन शायद मेरी किस्मत इतनी खूबसूरत नहीं थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। एक दिन मैं अपनी दोस्त प्रिया के घर बैठी थी। मेरी माँ मुझे सब में ढूंढती फिर रही थी, जैसे मैं कहीं खो गई हूँ। मैं जवान थी, लेकिन मेरी माँ मेरी परवाह बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह करती थी। वो मेरी दोस्त के घर आई और कहने लगी, तुम यहाँ पर बैठी हो, घर चलो जल्दी, तुम्हें देखने के लिए रिश्ते वाले आए हैं। और तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? हम तुम्हें कितनी देर से कॉल कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा नंबर बंद जा रहा है। अपना फ़ोन क्यों बंद कर रखा है तुमने? मैंने कहा, माँ, मेरे फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई होगी शायद, इसीलिए बंद हो गया होगा। मैं अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। तभी मेरी सहेली प्रिया भी मेरे साथ चलने लगी। घर जाते ही जल्दी जल्दी मैंने थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया और चाय की ट्रे हाथ में लेकर लड़के वालों के सामने चली गई। वो लोग तो मुझे देखकर हैरान ही रह गए। उन्होंने कहा कि बहुत ही प्यारी लड़की है, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। हम अपने भाई के लिए ऐसे ही लड़की तलाश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके माँ बाप नहीं हैं, यानी मुझे देखने के लिए लड़के की बहनें आई हुई थी। वो 2 बहनें थीं और उन दोनों की ही शादी हो चुकी थी। इसलिए वो अपने छोटे भाई के लिए प्यारी सी लड़की ढूंढ रही है और कहने लगी कि हमारे भाई का घर भी अलग है। ये रिश्ता बहुत अच्छा था। लड़का ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, लेकिन रिश्ते से इनकार करने वाली भी कोई वजह दिखाई नहीं दे रही थी। लड़का इतना भी बुरा नहीं था, बस उसका थोड़ा सा रंग सांवला था। मेरी माँ ने तो इस रिश्ते के लिए फौरन ही हाँ कर दी। उस लड़की की बहनों की यही शर्त थी कि शादी जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि वो दोनों बहनें ही अपने अपने ससुराल में रहती थीं और उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो अपने मायके में भी वक्त गुजार सकें। जिनमें से एक बहन तो शहर से बाहर रहती थी, लेकिन अभी अपने भाई के लिए लड़की देखने के लिए कुछ दिनों के लिए आई हुई थी। मेरी माँ ने कहा कि रिश्ता हाथ से निकल जाएगा, अकेला घर है, लड़का भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा और अमीर है। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि उस लड़के का घर मेरे घर से काफ़ी करीब था। ये बात तो हमें भी पता थी कि इस घर में कोई लड़का रहता है जो अकेला ही रहता है, उसके माँ बाप नहीं हैं। लेकिन क्योंकि इस घर में कभी कोई औरत नहीं थी, इसलिए वहाँ कोई आता जाता भी नहीं था और हमने कभी ज़्यादा मेल मिलाप भी नहीं रखा। मुझे क्या पता था कि इसी घर से मेरे लिए रिश्ता आ जाएगा। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी उसका नाम रोहित था। सुना था कि जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली है काफ़ी अच्छा और मेहनती लड़का है। कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी हो गई और मैं शादी करके अपने ही पड़ोस में चली गई। जब मेरा दिल करता तो मैं अपने मायके चली आती। मेरे पति ने कभी मुझ पर रोक टोक नहीं की थी और मेरी दोनों नंदे अपने भाई की शादी करवाने के बाद अपने अपने घरों को लौटकर चली गई थी और वो दोनों ज़्यादा अपने मायके आती भी नहीं थी। मैं अपनी ससुराल में बहुत खुश थी और हर किसी को अपने घर और अपने पति के बारे में बहुत खुशी खुशी सबको बताया करती थी। मेरी माँ कहती थी कि सबको नहीं बताते, नज़र लग जाती है, क्योंकि ऐसा ऐशो आराम और अच्छा पति हर किसी के भाग्य में नहीं लिखा होता, जिसमें ना कोई सास है, न ससुर, न देवर, न जेठ और ना ही नंदे, बस बड़ा घर और पति। और पति भी इतना प्यार करने वाला हो जिसकी ख्वाहिश तो हर लड़की करती है। लेकिन मेरे मुंह से तो ये बात निकल ही जाती थी कि मैं अपनी ससुराल में बहुत खुश रहती हूँ और मेरे पति बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं शादी के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश थी। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि आज शाम को मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा। मैंने सोचा कि रोहित मेरे लिए इतना सब कुछ करते हैं तो मुझे भी उनके लिए आज शाम अपने हाथ से बहुत अच्छा खाना बनाना चाहिए, जबकि मेरे घर का खाना मेरे नौकर बनाते थे। एक पत्नी अपने पति के लिए आखिरकार कर भी क्या सकती है? या तो अच्छे से तैयार हो जाए या फिर उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाए और उसकी हर बात मान ले। और मैं भी ये सब कुछ करती थी। मैंने अपने पति की पसंद का खाना बनाया था। वो घर पर आए और बहुत खुश थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि शाम को मैं तुम्हें बहुत अच्छी शॉपिंग करवाऊंगा और कहने लगे कि रात का खाना भी हम लोग बाहर खाएंगे। मैंने उन्हें बताया कि मैंने आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाया है, इसलिए हम घर पर ही खाना खा लेते हैं।
वो मेरी ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और हम लोग खाना खाने बैठ गए। लेकिन खाना खाते ही अचानक न जाने रोहित को क्या हुआ कि वो एक तरफ को गिर गए। मुझे लगा कि वो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं या फिर एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने चेक किया तो वो बेहोश हो चुके थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने रोहित को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो होश में नहीं आए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपने घर की तरफ भागी। मैंने देखा कि मेरे घर पर कोई नहीं था और ताला लगा हुआ था। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल की और अपने पति को हॉस्पिटल ले गई। जब डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने मुझे अजीब तरीके से देखा। मैंने डॉक्टर को सब कुछ बताया कि रोहित बिल्कुल ठीक थे और हम लोग बैठे हुए खाना खा रहे थे। पता नहीं इनको अचानक से क्या हो गया और ये बेहोश हो गए। ये कोई नए डॉक्टर थे। उन्होंने मेरी तरफ हैरान होकर देखा। उन्होंने बताया कि वो मेरे पति को जानते हैं। कहने लगे कि ये तो मेरे भाई का दोस्त है। मैंने कहा, देखिए, न जाने मेरे पति को क्या हो गया है, प्लीज़ आप इनको ठीक कर दीजिए। डॉक्टर रोहित को अंदर ले गए और मैं काफ़ी परेशान हो गई। मैं बाहर ही बैठी हुई थी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। डॉक्टर बाहर आए। मैं अचानक ही खड़ी हुई और उनके पास जाकर पूछा कि बताइए डॉक्टर, मेरे पति को क्या हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके पति को हार्ट अटैक आया था और अब उनकी आखिरी सांसें चल रही हैं। ये सुनकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर ने कहा कि आप अपने पति से मिल सकती हैं। वैसे हम ऐसे मरीज से किसी को भी मिलने नहीं देते, लेकिन आपके पति मेरे भाई के दोस्त हैं, इसीलिए हम आपको अंदर जाने की इजाज़त दे देते हैं। वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे। उनका नाम डॉक्टर विजय था। वो शायद इस हॉस्पिटल के नए डॉक्टर थे। वो डॉक्टर बहुत ही जवान थे और कम उम्र के भी डॉक्टर थे। मैंने उनको थैंक यू कहा और मैं अंदर चली गई। लेकिन अंदर गई तो पता चला कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। शायद मैंने देर कर दी थी। मैं बुरी तरह से रोने लगी। मेरी हालत बहुत अजीब हो गई थी। मेरे पति के क्रियाक्रम के बाद मेरे माँ बाप भी मेरे घर पर ही थे और उसके बाद मैं अपने कमरे में बैठी थी और रो रही थी। रोते रोते ही मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में चली गई। जब मेरे पति मेरे सपने में आए, उन्होंने आकर मेरा हाथ पकड़ा, मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहने लगे, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले की तरह खुश रहो, जैसे तुम पहले रहती थी, और तुम्हें अपने मायके में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम वहीं हमारे घर जाकर रहो जहाँ तुम और मैं रहा करते थे, और हंसी खुशी रहो। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, रोहित, तुम्हारे बगैर कैसे कुछ ठीक हो जाएगा? मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। तुम्हारे बिना कुछ ठीक नहीं हो सकता और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैं तो सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती थी और अभी हमारी शादी को 3 महीने ही तो हुए थे और तुम मुझे छोड़कर चले गए। मैं यहाँ तुम्हारे बिना अकेले कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी? रोहित ने कहा कि किसने कहा मैं तुम्हें छोड़कर चला गया हूँ? मैं तुम्हें छोड़कर गया ही नहीं हूँ। मैं तो यहीं हूँ तुम्हारे पास। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। लेकिन ये याद रखना कि जब भी तुम्हें मुझसे मिलना हो, तुम्हें मुझसे मिलने के लिए हमारे घर आना पड़ेगा। वहाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैंने सपने में अपने पति का हाथ पकड़ लिया और कहा, रोहित प्लीज़ मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अचानक से मेरी आँख खुल गई और देखा कि मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है। मैं अपने सपने को याद करके खूब रोने लगी। काश ये सपना सच होता और रोहित मेरे सामने होते। मेरे पति को गुजरे हुए 15 दिन हो गए थे। इस दौरान मेरी दोस्त प्रिया भी मुझसे मिलने कई बार आ चुकी थी। वो बेचारी मेरे पास आकर मुझे तसल्लियाँ दिया करती थी और मुझे चुप कराती थी कि इतना नहीं रोते, बस करो, तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। मैं प्रिया से गले लगकर खूब रोती थी। मैंने अपने सपने के बारे में सिर्फ प्रिया को ही बता रखा था। प्रिया ने जब मेरे सपने के बारे में सुना तब उसे मेरे सपने पर यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि वो सपनों को नहीं मानती थी, लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं भी यही समझती थी कि ये सिर्फ एक ख्वाब ही है जो मेरे परेशान दिमाग ने बनाया है, लेकिन अगर ये सच होता तो कितना अच्छा होता। मैं अपने पति से सपने में आखिरी बार मिली थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गले से लगा लिया। मेरे लिए यही काफ़ी था। जब कुछ दिन गुजर गए तो मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं अपनी ससुराल जाना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ नहीं, अपने पति के घर में रहना चाहती हूँ।
मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम वहाँ अकेली कैसे रहोगी। मैंने कहा कि करीब ही तो है घर, एक गली का भी फासला नहीं है। अगर मुझे कुछ परेशानी हुआ करेगी तो मैं यहाँ पर आ जाया करूँगी, लेकिन मुझे वहीं रहना है, मुझे वहीं पर सुकून मिलेगा। मेरी माँ मुझे मना कर रही थी, मगर मेरे डैड ने कहा कि अगर इसे इसी तरह खुशी मिलती है तो इसे वहाँ जाने दो। कुछ दिन तक ये नॉर्मल हो जाएगी तो फिर वापस आ जाएगी। उनको यही लगता था कि मैं पागलों की तरह बिहेव कर रही हूँ और कुछ दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगी। उनकी इस बात से मैं दुखी हो गई थी। मेरे माँ बाप मेरी हर बात मानते थे और मेरा बहुत ख्याल भी रख रहे थे। उन्होंने मुझे उस घर में रहने की इजाज़त दे दी। वैसे भी मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं था। मैं रात को अपने कमरे में आई। वही मेरा कमरा था जहाँ मैं और मेरे पति रहते थे। मैंने बिस्तर को ऐसे ही सेट किया जैसे रोज़ रात को सोने से पहले किया करती थी और अपनी जगह पर आकर सो गई। मेरे दिमाग में सिर्फ रोहित के साथ गुजरी हुई यादें घूम रही थीं और आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। जब अचानक ही कमरे में कुछ हुआ। मैं लाइट ऑफ करके लेटी हुई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे मेरे पति की जगह पर कोई आकर लेट गया है। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी सांस तेज हो गई और मेरे दिल की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी। मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि मैं पलटकर देखती। मैं बहुत ज़्यादा डरने लगी थी। जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो इंसान ये चाहता है कि वो कहीं से भी वापस आ जाए और हम उसको देख सकें, लेकिन यह एहसास ज़िंदगी में इतना खौफनाक होगा मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डरने लगी थी, बल्कि मुझे महसूस भी हो रहा था कि बेड पर कोई लेटा है और उसके वज़न से बेड नीचे भी झुक गया था। मुझ में पलटने की हिम्मत नहीं हुई और यकीन हो गया कि शायद मेरे पति ने जो मुझे सपने में आकर कहा था वो सच था। शायद वो सपना सिर्फ सपना ही नहीं था, वो सचमुच मेरे साथ थे और उस वक्त मेरे पीछे लेटे हुए थे। रोहित इस दुनिया में तो नहीं थे, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये रोहित ही हो सकते हैं। मुझे उनकी सांसों की आवाज़ आ रही थी, मुझे उनकी खुशबू महसूस हो रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और मैंने महसूस किया कि वो मेरे साथ हैं और मैं सो गई। जब उठी तो ये देखकर हैरान रह गई, जिस जगह पर रोहित लेटते थे उस जगह का बिस्तर भी खराब हो चुका था। इसका मतलब कि वो रात को यहाँ पर आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे और रोज़ रात को मुझसे मिलने के लिए आया करेंगे, लेकिन सिर्फ अपने घर में ही आएंगे। अगले दिन मैं अपनी माँ की तरफ चली गई। उन्होंने मुझे रात को अपने पास ही रोक लिया क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। उन्होंने कहा कि आज रात जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज तुम यहीं पर रुक जाओ। लेकिन आज रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपने मायके में आकर मुझे कोई सपना भी नहीं आया, लेकिन मुझे तो अपने पति के साथ रहना था क्योंकि मुझे उनसे बात करनी थी, मुझे उन्हें महसूस करना था। इसीलिए मैंने इरादा कर लिया कि मैं अपने पति के घर में ही रहूंगी। अगले दिन जिद करके मैं अपने घर चली गई। रात होते ही फिर से मुझे यही एहसास महसूस होने लगा। इस बार तो मुझे अचानक से ऐसी नींद आई कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन जब सुबह उठी तो मेरा दिल बहुत हल्का हो चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक है। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मेरा पति मेरे साथ था, जैसे अभी भी वो जिंदा है और इस घर में रहते हैं, जैसे वो वापस काम पर चले गए हों और मुझे अपने घर के सारे काम निपटाने हैं। मेरे पति इस दुनिया में नहीं थे, पर मेरे साथ ज़रूर थे और मैं अपनी ज़िंदगी भी ऐसे ही गुजार रही थी। रोज़ रात को जब मैं करवट बदलकर सो जाती थी तो मुझे महसूस होता कि पिछली तरफ कोई लेटा हुआ है। एक दिन मैंने हिम्मत की और सोचा कि आज मैं करवट बदलकर ज़रूर देखूंगी कि वहाँ मेरे पति हैं या नहीं। लेकिन जब मैंने करवट बदली तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और काफ़ी देर गुजर जाने के बाद भी मुझे कोई हलचल महसूस नहीं हुई। इसका मतलब वो नहीं चाहते कि मैं उनको देखूं। मैं सिर्फ रोहित को महसूस कर सकती थी और मेरे लिए इतना ही काफ़ी था और मैं यही कर रही थी। मेरी दोस्त प्रिया जब मुझसे मेरे घर मिलने के लिए आई तो उसने मुझसे कहा कि तुम तो पहले से काफ़ी बेहतर लग रही हो, तुमने अपने आप को संभाल लिया है। कहते हैं ईश्वर सब्र दे ही देता है। वैसे भी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या थी और तुम्हारी शादी को 3 महीने भी नहीं हुए थे। तुम्हें फिर से किसी के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारे पास कोई औलाद भी नहीं है और ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। अगर किसी और मोहल्ले में तुम्हारी शादी करवा दी जाए तो वो लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कि तुम्हारी पहली शादी हो चुकी है। मैंने प्रिया से कहा कि इस तरीके की बातें मुझसे मत करो।
मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, बस जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। उसने मुझसे कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगी, कितना समय गुजारोगी अकेले। इंसान कभी अकेले अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता और औरत तो बिल्कुल भी नहीं गुजार सकती। मैंने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मुझे रात को बहुत अजीब अजीब तरह के सपने भी आने लगे थे। शायद वही पल मुझे याद आ जाते थे जो मैंने अपने पति के साथ गुजारे थे, लेकिन मुझे इतने सुकून की नींद आज तक नहीं आई थी। पता नहीं मुझे इतनी अच्छी नींद कैसे आ जाती थी कि मुझे होश तक नहीं रहता था। कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता कि मेरे साथ बिस्तर पर मेरे पति सो रहे हैं और उसके बाद अचानक से ही मुझे नींद आ जाती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे अपने पति की कमी महसूस नहीं होती। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये थी कि मेरे पति मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे यही बात कही थी कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जिस दिन मैं अपनी माँ के घर जाती थी उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अब तो मेरी माँ को भी मेरी फिक्र होने लगी थी, क्योंकि मेरी हरकतें ही कुछ अजीब सी हो गई थी। कभी कभी बैठे बैठे मैं मुस्कुराने लगती और कभी अपने पति के बारे में सोचकर खुद से ही बातें करने लगती थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम्हें अकेला नहीं रहना चाहिए, वो भी रात को। तुम्हारे डैड भी गुस्सा कर रहे थे, बस अब हम तुम्हारी शादी कर देंगे। मैंने कहा मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। शादी करने की बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। पहले मैंने आप लोगों की मर्जी के मुताबिक शादी कर ली थी, फिर ये क्या हो गया मेरे साथ? किस्मत ने ये क्या कर दिया? अब मैं फिर से शादी नहीं करना चाहती। मैंने ये बात ऐसे कही थी जैसे ये मेरा आखिरी फैसला है। माँ भी काफ़ी परेशान हो गई थी और उन्होंने प्रिया को कहा कि तुम ही इसको समझाओ। वो भी बार बार मुझसे बात करने के लिए आती थी। एक दिन वो मुझे अपने घर ले गई। उसके घर में फंक्शन हो रहा था। यहाँ पर बहुत सारे मेहमान बैठे हुए थे। तभी मेरी नज़र उस डॉक्टर पर पड़ी जिसने मेरे पति का इलाज किया था। मैंने प्रिया से पूछा कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। प्रिया ने बताया कि ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ ही पढ़ता था। मैंने कहा कि तुमने कभी इसके बारे में मुझे बताया ही नहीं। उसने बताया कि वो बहुत अमीर है और दूसरे शहर में रहता है। अब इसकी जॉब यहाँ के अस्पताल में लग गई है, इसीलिए अब ये यहीं शिफ्ट हो गया है। इसलिए अब ये मेरे घर भी आता जाता रहता है। मैंने कहा ये वही डॉक्टर है जिसके हाथों में मेरे पति ने अपनी आखिरी सांसें ली थीं। प्रिया ने मुझे बताया कि उसको पता है कि वो मुझे जानता है और तुम्हारे पति को भी जानता है, क्योंकि इसके भाई के साथ तुम्हारे पति की दोस्ती थी और ये दोनों एक ही साथ काम किया करते थे। प्रिया ने कहा कि शायद मेरी शादी भी इसी के साथ हो जाए, क्योंकि मेरी फैमिली को ये लड़का बहुत पसंद आया है और हमारे रिश्ते की बात चल रही है। हम दोनों एक दूसरे से कभी कभी मैसेज से भी बात कर लिया करते हैं। मैंने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, जल्दी ही तुम्हारी इस लड़के से शादी हो जाए। डॉक्टर की बीवी बनना तो बड़ी बात होती है और ये इंसान देखने में भी काफ़ी हैंडसम है और आदत के भी बहुत अच्छे हैं। उसने कहा कि हाँ, अब देखो क्या होता है आगे। मैं अपनी दोस्त के लिए बहुत खुश थी। मैं हर वक्त अपने पति के बारे में सोचती रहती थी। वो वक्त जो मैंने अपने पति के साथ गुजारा और फिर जो मेरे साथ हुआ। जिस तरह से रोहित अचानक इस दुनिया से चले गए, हम लोग साथ बैठे थे, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। रोहित कह रहे थे कि मैं तुम्हें शॉपिंग करवाऊंगा, आज तुम बहुत खुश हो जाओगी। और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा है। उस डॉक्टर ने कहा था कि ये किसी को भी अचानक हो सकता है और जिन लोगों को दिल की परेशानी होती है, जब तक उन्हें पता चलता है तब तक मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। मुझे नज़र लग गई थी। मेरी माँ ठीक कहा करती थी कि अपनी खुशियों के बारे में सबको नहीं बताते, लेकिन मैं तो बता दिया करती थी। और नज़र भी किसी की ऐसी लगी थी कि मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं अपने पति का ख्याल दिल से नहीं निकाल सकती थी। मैं हमेशा परेशान रहने लगी, बस यही सोचती रहती कि काश मेरे साथ ऐसा नहीं होता। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरा दिल बहुत उदास रहने लगा था। प्रिया के घर पर एक औरत आई हुई थी जो मुझसे बहुत प्यार से बातें कर रही थी। उन्होंने मुझे मेरे पति के बारे में पूछा। मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी बता दी। उन्होंने मुझसे कहा कि जब कोई दुनिया से चला जाता है तो क्या वो दुनिया में वापस आ सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जब एक बार शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वो ईश्वर के पास चली जाती है। मैंने कहा कि ऐसा भी तो होता है कि मरे हुए लोग वापस आ जाते हैं।
उस औरत ने बताया कि वो मरे हुए लोग नहीं होते, बल्कि उनकी आत्मा होती है जो आपके दिमाग के साथ खेल खेल रही होती है और आपसे झूठ बोल रही होती है, आपको इस्तेमाल कर रही होती है। मैं उनकी बात सुनकर बहुत डर गई थी। इसका मतलब कि वो मेरे पति नहीं, उनकी आत्मा है जो कि भटक रही है। मुझे बहुत डर लगने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बार बार उस औरत की तरफ देखे जा रही थी कि आखिर इन्होंने मुझसे ये क्या बात कह दी कि इनकी बातें सुनकर मैं सोच में पड़ चुकी हूँ। मैंने उनके पास जाकर उनको अपने पति के सपने आने वाली बात भी बता दी। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई वहम हो रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एक काम करो, तुम उस घर में अकेले रहना छोड़ दो, क्योंकि जब तक तुम अकेली रहोगी तुम्हें ये वहम होता रहेगा। मैंने कहा कि मैं अगर अपने मायके में होती हूँ तो तब तो ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो तुम उस घर में नहीं रहा करो और इस बात को अपने दिमाग पर सवार मत करो। मेरा दिल अभी भी नहीं मान रहा था और जो सपना मैंने देखा था, फिर इसका क्या मतलब था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है। मैंने ये सारी बातें अपनी दोस्त को बता दी थीं। मैंने उससे कहा कि तुम एक रात मेरे साथ उस घर में रहोगी। उसे भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने उससे बात की और उसे मना लिया। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन हम पूरी रात सोएंगे नहीं और अगर ज़रा सा भी कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी माँ के घर भाग जाऊंगी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। मैं खुद कौन सा इतनी बहादुर हूँ, मुझे भी डर लग रहा है। वो मेरे साथ मेरे घर आ गई और मैंने उससे कहा कि तुम मेरी जगह पर लेट जाना, क्योंकि जैसे ही मैं करवट बदलती हूँ मुझे कुछ भी महसूस होना बंद हो जाता है। मैं कमरे की लाइट बंद कर दूंगी और मैं साइड पर खड़ी हो जाऊंगी। तुम मेरी जगह पर लेट जाना, फिर देखते हैं कि क्या होता है। वो बेचारी इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि बार बार इनकार किए जा रही थी। फिर मैंने उससे कहा कि देखो, तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हारे अलावा तो मैं किसी को भी कुछ नहीं बता सकती हूँ। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो फिर कौन करेगा। प्रिया मेरी मदद करना चाहती थी, लेकिन वो बेचारी इतनी बहादुर नहीं थी। बस वो सिर्फ अपने डर की वजह से ही मना कर रही थी। फिलहाल मैंने उसको मना लिया और वो मान गई। उसने कहा कि तुम मेरी जान छोड़ भी नहीं सकती। चलो एक काम करते हैं, इस काम के हो जाने के बाद तुम इस घर में अकेली बिल्कुल भी नहीं रहोगी। तुम्हें मुझसे इस बात का वादा करना होगा। यहाँ चाहे जो भी हो, इसके बाद तुम यहाँ पर नहीं रुकोगी और दूसरी शादी भी करोगी। मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी, लेकिन अभी तुम मेरी मदद तो कर दो। मैं पर्दे के पीछे छुप गई। मैंने आज कमरे में थोड़ी सी रोशनी ठीक कर दी थी, लेकिन अभी भी कोई ज़्यादा रोशनी नहीं लग रही थी। बस इतनी थी कि ठीक से कुछ नज़र आता। मेरी दोस्त मेरी जगह पर लेट गई और बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं लेट जाती थी। उसका चेहरा मेरी ही तरफ था। मैंने उससे इशारे से कहा कि देखो, मैं यहीं खड़ी हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वो शक्ल से बहुत डरी हुई लग रही थी। मैं बेड की तरफ ही देख रही थी। अभी तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मुझे मेरा पति यानी कि मेरे पति की आत्मा दिखाई नहीं देती। लेकिन जिस तरह से वो बिस्तर खराब हो चुका था और बेड पर भी मुझे वज़न महसूस होता था, इसका मतलब कि अगर वहाँ कोई आता तो मुझे ज़रूर नज़र आता। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। रात के 2 बज गए और मेरी आंखों ने ऐसा मंजर देखा कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उस घर में खिड़की से कोई अंदर दाखिल हुआ। वो कोई आदमी था, लेकिन उसका कद मेरे पति से ज़्यादा लंबा था और थोड़ी देर के बाद उसके पीछे 2 और आदमी अंदर दाखिल हुए, जिसमें से एक आदमी एक तरफ खड़ा हो गया और जो आदमी पहले दाखिल हुआ था उसने एक रुमाल पर कोई दवाई लगाई और मेरी दोस्त के नाक के करीब ले जाने लगा, जो आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी। इतने में ही मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो लोग भी चौंक गए और मैंने लाइट ऑन कर दी। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरी दोस्त हैरान थी, क्योंकि उस कमरे में जो शख्स खड़ा हुआ था वो उसका मंगेतर था, यानी कि वही डॉक्टर जिसके हाथों में मेरे पति ने दम तोड़ा था, और उसके साथ 2 और लोग भी थे। मैंने साइड से एक डंडा उठा लिया और मैंने कहा कि आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों की जान ले लूँगी। मेरी दोस्त भी मेरे पीछे छिप गई और उससे कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये लोग कौन हैं। उस डॉक्टर ने उन दोनों को वहाँ से भगा दिया और कहने लगा कि मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों को सब कुछ बताता हूँ। वो डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा घबरा गया था, लेकिन मैं उसकी कहानी समझ चुकी थी। मैंने अपने नंबर से अपने डैड को कॉल मिला दी, लेकिन इस तरह से की कि उसको पता न चले।
थोड़ी देर के बाद वहाँ मेरे डैड भी पहुँच गए, क्योंकि मैंने घर के दरवाजे पर लॉक नहीं लगाया था। और मेरी माँ भी आ गई। उन्होंने इस डॉक्टर विजय को पकड़ लिया और एक तरफ बैठा लिया। उसके बाद उसने सारी सच्चाई बता दी, जिसको सुनकर हम सबके होश उड़ गए थे। पहले तो वो कुछ बात नहीं बता रहा था, लेकिन शायद मेरे डैड ये बात समझ चुके थे, इसलिए वो बार बार उस पर हाथ उठा रहे थे और वो चुपचाप मार खा रहा था, क्योंकि उसकी गलती थी। और प्रिया काफ़ी परेशान हो रही थी, क्योंकि ये उसका होने वाला पति था और उसका यहाँ क्या काम था। जिन लोगों को वो साथ लेकर आया था वो पता नहीं कौन लोग थे, लेकिन उसने उनको टाइम पर ही भगा दिया था और खुद वो हमारे हाथ लग गया था। उसने बताया कि उसे पता था कि मैं इस घर में अकेली रहती हूँ और मेरी दिमागी हालत भी ठीक नहीं चल रही, इसलिए मैं रात को यहाँ पर आ जाता हूँ और इसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया करता था। फिर मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी आ जाया करते थे और वो ये समझती थी कि उसके पति की आत्मा आई है, जबकि उसके पति की आत्मा नहीं है, मैं ही होता था। एक दफ़ा उसने पलटकर देखा भी था तो मैं बेड के पीछे छुप गया था, इसलिए वो पलटकर कभी भी नहीं देखती थी। मेरे डैड ने उस डॉक्टर के मुंह पर थप्पड़ मारा, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि उसको ये सब कुछ कैसे पता चला कि मैं अपने पति की आत्मा के बारे में इस तरह सोचती हूँ। उसको इस बारे में किसने बताया, क्योंकि मुझे तो ये सब कुछ सपने में आया था। जब मैंने उससे ये सवाल किया तो उसने प्रिया की तरफ देखा और उसने अपना सर झुका लिया। प्रिया ने बताया कि हम दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते थे। तुमने मुझे ये बात बताई तो मैंने इसको भी बता दी, लेकिन मैंने तो इस तरह से इसको नहीं बताई थी। मैंने तो ये कहा था कि मेरी बेचारी दोस्त बहुत दुखी है, अजीब अजीब उसे सपने आते हैं और वो समझती है कि उसके पति की आत्मा रोज़ रात को उसके पास आती है उससे मिलने के लिए और इसके साथ सो जाती है। मुझे क्या पता था कि ये इतना घटिया इंसान है कि इस बात का फ़ायदा ही उठा लेगा। मैंने तो इसको ये बात ऐसे ही बता दी थी और कहा था कि मेरी दोस्त के लिए प्रार्थना करना। मैंने अपना सिर पकड़ लिया, मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था। मैं खड़े खड़े ही बेहोश हो गई। मेरे डैड ने उस डॉक्टर को पुलिस के हवाले कर दिया। प्रिया ने उसके साथ अपने सारे संबंध खत्म कर दिए और मैं फिर से अपनी जिंदगी के एक बड़े दुख से निकलकर दूसरे दुख में चली गई थी। ये मेरी गलती थी। मैंने इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग पर सवार किया हुआ था। जब एक इंसान दुनिया से चला जाता है तो वो वापस नहीं आ सकता। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। प्रिया ने अपने घर वालों को ये सारी बात बता दी और उस लड़के की पूरे शहर में खूब बेइज्जती हुई। उसकी नौकरी भी चली गई। उसकी जमानत तो हो गई थी, लेकिन अब उसे कोई भी नौकरी नहीं दे रहा था। मैं तो हैरान थी कि वो एक डॉक्टर था और डॉक्टर होकर उसने इतनी घटिया हरकत की। उसने मुझे जिस दिन से पहली बार देखा था उसी दिन ये मुझे ऐसे देख रहा था कि जैसे मेरा दीवाना हो गया हो। मैंने अपने पति का घर बेच दिया और अब मैं अपने माँ बाप के साथ ही रहती हूँ। फिलहाल किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। मैं अपने आप को समय देना चाहती हूँ। मैंने सोचा है मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं जॉब करना चाहती हूँ। घर से बाहर निकलूंगी तो मेरा ध्यान अपने बीते हुए कल की तरफ नहीं जाएगा। ये ज़माना कितना बुरा है, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा लेता है। यहाँ पर तो लोग मरे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ते। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी किस्मत इतनी भी बुरी हो सकती थी। पता नहीं मुझे किसकी नज़र लग गई, क्या किसी ने ये सब कुछ मेरे साथ करवाया था। मेरे लिए बद दुआएं की थी। मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। अब मैं अपने आप को चेंज करना चाहती हूँ। फिलहाल तो मैं अभी घर में ही हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी मैं अपनी लाइफ में बिजी हो जाऊंगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।